डॉक्टर उज्जवल पाटनी के विचार सुनने का निर्णय लेकर आपने सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। मेरी सलाह है कि आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता से उनकी बातें सुनें। अपनी सारी पुरानी गलत धारणाओं और असफलताओं को अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, क्योंकि उनके मौलिक और हृदय स्पर्शी विचार अब से कुछ ही पलों के बाद आपको सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से अति विशिष्ट बनने की उज्जवल राह दिखाएंगे। अपने सपनों को पूरा करने और अपने परिवार को शानदार भविष्य देने के लिए आइए सुने प्रख्यात वक्ता, लेखक और विचारक डॉक्टर उज्जवल पाटनी को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तीनों एक साथ इसलिए कह दिया ताकि आप जिस वक्त भी यह सीडी सुन रहे हो, मेरी दुआ आप तक पहुंच जाए। आज सुबह सुबह मैं एक वर्कशॉप ले रहा था। अचानक ही एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे बड़ी गंभीरता से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या आपको वाकई लगता है कि आपकी सीडी से या सेल्फ हेल्प की पुस्तकों से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताबों से किसी को कुछ फायदा होता होगा, या फिर यह सब कोरी बकवास है? मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी बात कुछ हद तक सही थी और कुछ हद तक गलत। मैंने उनसे कहा, मैं 100% आपसे सहमत हूं कि कोई भी स्पीकर, कोई भी मोटिवेटर किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता। कोई भी किताब किसी की उलझन नहीं सुलझा सकती। कोई भी सारपूर्ण कहानी किसी को राह नहीं दिखा सकती, और कोई भी सलाह किसी की गलत आदत नहीं सुधार सकती। कोई भी किताब पढ़कर आज तक करोड़पति नहीं हुआ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उस पुस्तक को पढ़ने वाला, उस सलाह को सुनने वाला, उस सीडी को मनने वाला व्यक्ति है। यदि पाठक या श्रोता बदलना नहीं चाहता, तो कोई भी किताब, कोई भी सीडी किसी के अंदर कोई फर्क नहीं पैदा कर सकती। कोई भी पाठक किसी किताब को पढ़कर या सीडी को सुनकर सफल और धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि पुस्तक या सीडी कोई एटीएम मशीन नहीं जिसमें बटन दबाओ और पैसे बाहर आ जाएं। पुस्तकें हो या सीडी हो, प्रेरक हो या मोटिवेटर हो, ये सारे लोग सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं। ये सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं। राह पर चलना आपको खुद को पड़ेगा। यदि आप बिस्तर से बाहर निकलकर पसीना नहीं बहाना चाहते, यदि आप दुनिया में गर्मी और बारिश झेलने की हिम्मत नहीं रखते, तो फिर सफलता आपके लिए बहुत ही कठिन और बहुत ही दुरूह होगी। यदि सीडी का असली मजा लेना है, यदि मेरी बातों का असली आनंद लेना है, तो मैं ज्ञानी हूं, इस धारणा को निकाल फेंको। एक बार एक शिष्य एक गुरु के पास गया। उसने उस गुरु से कहा, गुरु जी, मैंने दुनिया के अधिकांश शास्त्र पढ़े हैं, मुझे अधिकांश चीजें मालूम है, फिर भी मुझे किसी ने कहा कि आप मुझे ज्ञान की कुछ बातें दे सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। गुरुजी ने कहा, बैठो। टेबल पर आमने सामने बैठे। गुरुजी ने एक नौकर को आदेश किया, चाय लेकर आओ। एक केटली चाय की आई। 2 कप गुरु और शिष्य के आमने सामने रखे गए। गुरु ने केटली से अपने कप में चाय डाली। उसके बाद उन्होंने शिष्य के कप में चाय डालना शुरू किया। कप आधा भर गया, कप पौना भर गया, कप पूरा भर गया और चाय बाहर गिरने लगी। शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये क्या कर रहे हैं? कप भर चुका है और चाय बाहर निकली जा रही है। गुरु ने कहा, शिष्य, जिस तरीके से भरे हुए कप में और चाय आना संभव नहीं है, ठीक उसी तरीके से तुम्हारे भरे हुए दिमाग में किसी भी नए विचार के लिए कोई जगह नहीं। तो यदि तुमको जीवन में कुछ सीखना है, यदि मुझसे कुछ पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना दिमाग खाली करके आओ। हम सब की सबसे बड़ी परेशानी यही है। हमारा दिमाग पहले से इतने सारे विचारों से भरा हुआ है। हम पहले से ही सोच लेते हैं अमुक बात से हमें कोई फायदा नहीं होगा, अमुक चीज बकवास है, और इसीलिए कोई भी बात ना तो हमें लाभ पहुंचा पाती है और ना ही हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन ला पाती है। तो मित्रों, आप आगे मुझे जितनी भी देर सुने,
जिन लोगों को बकवास लगे वो बकवास समझकर भूल जाएं, लेकिन जिन लोगों के मन में जरा भी अपने जीवन को बदलने की इच्छा है, जो लोग अपनी एक भी गलत आदत को बदलना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सफलता उनके कदम चूमे, जो लोग ये चाहते हैं कि वो जिंदगी में और हीनता के साथ ना जिएं, उन सब के लिए मैं अपने दिल से निकली हुई लाइनें कहना चाहता हूं। और यदि इस पूरे सीडी में आपने एक या दो लाइनें या एक या दो विचार भी ग्रहण कर लिए तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए बड़े बड़े पोथी और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा परिवर्तन कभी कभी मात्र एक विचार के माध्यम से आ सकता है। मित्रों, यदि जीवन में सफलता पाना है, यदि जीवन में आगे जाना है, तो जिंदगी की प्राथमिकताएं तय करनी होगी। आपको यह तय करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप क्या पाना चाहते हैं और किस दिशा में जाना चाहते हैं। यदि दिशा तय नहीं होगी तो जीवन में कोई भी उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होगा। यह भी हो सकता है कि आप गैर जरूरी और गैर वाजिब कार्यों में अपना सारा समय बिता दें और जो वास्तविकता में महत्वपूर्ण कार्य थे उनके लिए आपके पास समय ही ना हो। एक प्रेरक ने एक कांच का बर्तन अपने हाथ में उठाया और ढेर सारे उपस्थित जन समूह के बीच सब लोगों को दिखाया। उस प्रेरक ने उस कांच के बर्तन में पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े डाले और वो बर्तन भर गया। प्रेरक ने उपस्थित लोगों से पूछा, क्या इस बर्तन में कुछ और आने की जगह है? उपस्थित लोगों ने जवाब दिया, नहीं, इसमें कुछ भी और नहीं आ सकता क्योंकि ये पूरा भर चुका है। प्रेरक ने कुछ नहीं कहा। प्रेरक ने छोटे आकार के कंकड़ उठाए और बर्तन में डालना शुरू किया। धीरे धीरे ढेर सारे कंकड़ उस कांच के बर्तन में पत्थरों के बीच अपनी जगह लेते चले गए। फिर से प्रेरक ने पूछा, क्या अब इन कंकड़ों के बाद और कुछ इस बर्तन में आ सकता है? अधिकांश ने जवाब दिया, नहीं, अब तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, यह 100% भर चुका है। प्रेरक ने फिर से उस कांच के बर्तन को उठाया और उसमें रेत डालने लगा। थोड़ा बर्तन को हिलाया तो ढेर सारी रेत उन बड़े पत्थरों और छोटे पत्थरों के बीच की खाली जगह में भर गई। सारे उपस्थित लोगों के चेहरे उतर चुके थे, वो सब निरुत्तर थे। प्रेरक ने अंतिम बार फिर से कहा, क्या अब भी इसके अंदर कुछ आ सकता है? अब सारे लोग पूरी ताकत से कहने लगे, नहीं, भले ही अब तक हम गलत रहे हों, लेकिन अब तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं आ सकता। प्रेरक ने फिर से कहा, मित्रों, सामान्य सोच से एक आध कदम आगे जाकर सोचोगे तो ही उत्तर मिलेगा। क्या फिर से अब इस बर्तन में और कुछ आ सकता है? उपस्थित लोगों ने 1-2 मिनट और लिया सोचने को और कहा, नहीं गुरुजी, हम पूरी तरह से समझ चुके हैं, इस बर्तन में कुछ भी और आने की जगह नहीं। प्रेरक ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप पानी से भरा एक जग उठाया और उस कांच के बर्तन में पानी डालना शुरू किया। वह पानी बड़े पत्थर, छोटे पत्थर तथा रेत के बीच धीरे धीरे अपनी जगह बनाता चला गया। कुछ पानी उस रेत ने सोख लिया और धीरे धीरे उस बर्तन में ढेर सारा पानी आ गया। सारे उपस्थित लोग निरुत्तर थे। फिर उस प्रेरक ने कहा, मित्रों, जिस तरह से इस कांच के बर्तन में पहले बड़ा पत्थर डाला गया, फिर छोटे पत्थर और कंकड़ डाले गए, फिर रेत डाली गई, फिर पानी डाला गया, इसलिए सारी चीजें इसमें समा सकी। यदि इसकी जगह पहले पानी डाल दिया जाता और पत्थर डालते तो सारा पानी बाहर छलक जाता। यदि पहले रेत डाल दी जाती तो रेत से यह बर्तन भर जाता और इसमें बड़े पत्थर आने के लिए कोई जगह नहीं बचती। कहने का अर्थ यह कि यदि जीवन में कुछ पाना है तो हम सब के पास उतना ही समय है और उतने ही संसाधन है, दिन में सिर्फ 24 घंटे। इन 24 घंटों के लिए जिस भी व्यक्ति ने सही प्राथमिकताएं तय की होंगी वह व्यक्ति जरूर सफल होगा। जो लगन से, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से डटेगा, जुटेगा, पसीना बहाने को तैयार होगा, वो जरूर सफल होगा। लेकिन जिसकी प्राथमिकताएं गलत होगी उस व्यक्ति की सफलता के बारे में मैं बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं।
तो सबसे पहले आपको सोचने की जरूरत है कि जीवन में इस वक्त आपकी प्राथमिकताएं सही है कि नहीं। यदि प्राथमिकताएं सही हैं तो फिर आगे हम लगन की, दिशा की और दूसरे गुणों की बात करेंगे। यहां पर यह भी जरूरी है कि आप अब तक जहां भी हो, अब तक आपने जितनी भी असफलताएं झेली हो, अब तक संसार ने आपको जो भी लेबल दिया हो, उन सारे लेबलों को आप भूल जाएं और एक नई शुरुआत करने को तैयार हो। भले ही आपकी उम्र 30 साल हो, 40 साल हो या 50 साल हो, भले ही आपने आज तक कोई महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की हो या ना की हो, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं कि आप आगे सफल नहीं हो सकते। आप आज उठ सकते हैं, आप आज जाग सकते हैं, आप आज दुनिया के आपके बारे में जो भी नकारात्मक विचार हैं उनको गलत सिद्ध कर सकते हैं और आप नए सिरे से अपनी सफलता की गाथा लिख सकते हैं। एक वक्ता ने एक मीटिंग में 1000 रुपए का नोट निकाला, उपस्थित जनसमूह को दिखाया और पूछा, इस नोट को कौन पाना चाहता है? सारे उपस्थित लोगों ने हाथ उठाया और कहा, हम पाना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। उस वक्ता ने उस नोट को मरोड़ा, उस नोट को मसला और उसके बाद सब लोगों से पूछा, अब इस नोट को कौन पाना चाहता है? सारे उपस्थित लोगों ने फिर से हाथ उठाया और फिर से आवाजें आई, हम पाना चाहते हैं, मैं पाना चाहता हूं, मैं पाना चाहता हूं। फिर उस वक्ता ने उस 1000 रुपए के नोट को जमीन पर पटक दिया, उस नोट पर रेत डाल दी, मिट्टी डाल दी, फिर से पूछा, अब इस नोट को कौन पाना चाहता है? हैरानी की बात, अब भी वो सारे हाथ उठे थे और वो सारे उठे हुए हाथ उस 1000 के नोट को पाना चाहते थे। उस वक्ता ने 1000 रुपए के नोट की इस कहानी का, इस वृतांत का सार समझाते हुए कहा कि नोट चाहे मुड़ा हो, चाहे तुड़ा हो, चाहे हाथ में हो, चाहे जमीन पर हो, चाहे उस पर मिट्टी गिर गई हो, फिर भी आप सब इसे पाना चाहते हैं, क्योंकि 1000 का मूल्य 1000 ही होता है। ठीक इसी तरीके से जिंदगी में आप कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, कितनी भी ठोकरें खाई हो, आपका मूल्य कोई नहीं कम कर सकता, बशर्ते आप अपना मूल्य सही आंकते हो। तो सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त यह है, क्या आप अपना मूल्य सही आंकते हैं? क्या आप अपने आप को हीन मानते हैं? क्या आप अपने आप को दूसरों से कमतर मानते हैं? यदि आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो अपने अतीत से खुद को मुक्त कीजिए, अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाइए और पूरी ताकत से नई जिंदगी शुरू कीजिए। हर प्रकार के बहाने छोड़ दीजिए, हर प्रकार की नकारात्मक राय भूल जाइए और आज और अभी इस सीडी को सुनने के साथ साथ यह संकल्प लीजिए कि जो कुछ भी मैं कर सकता हूं पूरी ताकत और जुनून से करूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। और फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिणाम हमेशा आपकी उम्मीद से बेहतर होंगे और फिर परिस्थितियां खुद झुककर आपको सलाम करेगी, क्योंकि दोस्तों, चढ़ते सूरज की आराधना सारा संसार करता है। सफलता के रास्ते पर चलने के लिए आपको अपने दैनिक जीवन में झांकना होगा। आप कितने बहाने बनाते हैं, आप कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं हमेशा अपने वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में पार्टिसिपेंट से कहता हूं, चाहे मैं देश के किसी भी कोने में क्यों ना हूं, कुछ वाक्यों को तलाक देना होगा। अपनी दैनिक जीवन में दैनिक भाषा पर गौर करिए। जिन वाक्यों की मैं बात करने जा रहा हूं, यदि इन वाक्यों का आप उपयोग करते हैं, यदि ये वाक्य आपकी बोली का हिस्सा है, यदि ये कार्य आपकी आदतों का हिस्सा है, तो आपको इनको तलाक देना होगा। तभी आप दुगनी स्पीड से मंजिल की ओर, सफलता की ओर बढ़ पाए। सबसे पहला वाक्य, लोग क्या कहेंगे? अधिकांश लोग दुनिया में दूसरों के डर से नई चुनौतियां हाथ में नहीं लेते, आगे बढ़कर पहल नहीं करते। उनके मन में सिर्फ एक भय होता है, यदि असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। प्रभावी बोलने की कला और इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग पे पूरे भारत में मैं अलग अलग कोनों में वर्कशॉप और लेक्चर्स लेता हूं, और जब भी मैं लोगों से पूछता हूं कि माइक पर आज तक नहीं बोल पाए तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, तो वो सारे लोग ये कहते हैं कि सबसे बड़ा कारण फेल होने का भय था। तो मैंने पूछा, फेल होने का भय क्या, इसका क्या मतलब?
तो वो बोलते थे कि सर हमें लगता था यदि फेल हो जाएंगे तो जो लोग सुन रहे हैं वो क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या इमेज क्रिएट होगी, क्या इंप्रेशन बनेगा, और इस भय से वो लोग आजीवन माइक के सामने या तो बोल नहीं पाए और या जब भी बोले तो उनकी परफॉर्मेंस खराब हो। मित्रों, सबसे पहले इस लोग क्या कहेंगे इस वाक्य को तलाक दे दीजिए। लोग नया हेयर कट कराने में, स्वयं को नया लुक देने में, यहां तक कि पसंदीदा कपड़ा पहनने से भी डरते हैं। कभी कभी तो यह भी होता है कि कोई शर्ट आपने बहुत पसंद से, बहुत चाव से खरीदी, जो ही आप घर पहुंचे आपके एक मित्र ने कहा यह कैसी शर्ट ले ली। फिर अगले दिन जब आप पहन के निकले तो परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा यह शर्ट बिल्कुल नहीं जच रही है। थोड़ा आगे बढ़े, किसी तीसरे व्यक्ति ने कहा यार डिजाइन पुराना है, तो आप अपनी इतनी चाव से, पसंद से ली गई शर्ट को अलमारी के अंदर किसी कोने में रख देंगे और आजीवन उसे आप नहीं छुएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप दुनिया के लिए पैदा हुए हैं या खुद के लिए? हर बात में नुक्स निकालना, राय देना और व्यंग करना समाज के बहुत बड़े वर्ग का निशुल्क रोजगार है। आप चाहे अच्छा काम करने निकलिए, चाहे बुरा काम करने निकलिए, कुछ लोग आपके आसपास बैठे हैं जो एक व्यंग जरूर करेंगे या 2-4 लाइन कहकर आपकी राह में जरूर बाधा बनेंगे। यदि आप इनकी सोचेंगे तो मुझसे स्टैम्प पेपर पर लिखा कर ले लीजिए कि आप आजीवन कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग पलटते भी बहुत जल्दी, गिरगिट होते हैं। जो लोग कल आपको असफल और विफल कह रहे थे, जो लोग कल आपकी काबिलियत और क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, आप जरा सफल होकर देखिए, अगली ही सुबह उनकी पूरी भाषा बदल जाएगी और वो ये कहना शुरू कर देंगे अरे मैं तो पहले से ही जानता था, ये एक ना एक दिन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ऐसे लोगों की वजह से यदि आप अपने सपनों को मार रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से यदि आप अपने लक्ष्यों को छोड़ रहे हैं, तो आप अपनी किस्मत के साथ, अपने आप के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं पूरी ताकत से कीजिए। ऐसे सारे लोगों को भूल जाइए। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि हाथी चले बेजार और कुत्ते भौंके हजार। तो हाथी की तरफ बेजार होकर अपने लक्ष्य की ओर चलते जाइए, लोगों को अपना काम करने दीजिए। बीते दिनों में झांक कर देखोगे दोस्तों, तो कई ऐसे कार्य होंगे जिन्हें आप कर सकते थे और यदि आप उन्हें करते तो सफलता की नई ऊंचाइयों पर होते। लेकिन कुछ लोगों के कहने के कारण आप घबरा गए, आप हिचक गए, आप ठिठक गए, आपने वो काम नहीं किया। अब ऐसा मौका मत आने दीजिए। ये लोग जो आपकी राह में बाधा बनते हैं, ये भले ही आपके आसपास के लोग हों, आपके परिवार के लोग हों, इनसे आप दूरी बना लीजिए। यदि कोई बाहर का व्यक्ति है जो लगातार आपके काम में टोका टोकी करता है, लगातार एक नकारात्मक वायरस की तरह व्यवहार करता है, तो उसका साथ छोड़ दीजिए। कुछ लोगों के मुंह से मैं यह लाइन भी सुनता हूं, मुझसे यह नहीं होगा, हम ये कैसे कर पाएंगे, हम में तो इतनी काबिलियत ही नहीं है। कुछ लोग स्वयं के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और अपने इसी अविश्वास की वजह से वे सदैव हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। इसी हीन भावना की वजह से वे सदैव जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं और इसी जिम्मेदारी से दूर भागने की वजह से वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाते। इनके होठों पर आपको अधिकांशतः ये लाइनें मिलेगी, मुझसे यह नहीं होगा, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। ये लाइनें धीरे धीरे इनकी आदत बन जाती है और व्यक्ति जाने अनजाने दिन में बहुत बार ये लाइनें उपयोग में लाने लगता है। धीरे धीरे इन लाइनों को उपयोग में लाने से यह संदेश और चेतन मस्तिष्क तक चले जाता है और उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कम होने लगती है। वह व्यक्ति जब कार्य करता है तो असफल होने लग जाता है और यह असफलता जाने अनजाने पुनः उस विश्वास को दृढ़ करती है कि मुझसे यह नहीं होगा। मित्रों, यह एक आत्मघाती वाक्य है और यह धीरे धीरे आपकी छवि को आपके स्वयं के सामने, परिवार के सामने और समाज के सामने नकारात्मक बना देगा। आप स्वयं को अंदर से कमजोर महसूस करने लगेंगे और आपका पतन 100% निश्चित हो जाएगा। इसलिए आज से इस कमजोर लाइन को तलाक दे दीजिए और एक नया वाक्य उपयोग में लाइए, यदि इस दुनिया में कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं यह लाइन भी सुनता हूं, आज मूड नहीं है, अभी मूड नहीं है। हमारे बड़े बूढ़ों ने अपने जमाने में यह लाइन कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन आज की जनरेशन में आप नर्सरी के बच्चों के मुंह से भी सुन लेंगे,
मुझे समझ में नहीं आता ये मूड क्या बला है और ये शब्द हमारी भाषा में आखिर घुसा कैसे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई कुत्ता आपको काटने दौड़े तो क्या आप कुत्ते से यह कहने का साहस कर सकते हैं, आज मेरा भागने का मूड नहीं है इसलिए मुझे काट लो? आपको तैरना नहीं आता, आप पानी में डूब रहे हैं तो क्या आप यह कहने का साहस कर सकते हैं कि आज बचाओ बचाओ चिल्लाने का मूड नहीं है इसलिए मैं डूबना चाहता हूं? आपको भयंकर प्यास लगी हो और सामने पानी आए तो क्या आप कहेंगे कि छोड़ो आज पानी पीने का मूड नहीं है? जब ऐसी जगहों पर मूड याद नहीं आता तो अपना भविष्य संवारने के लिए किए जाने वाले जरूरी कामों में यह मूड शब्द कहां से आता है, मुझे समझ में नहीं आता। मित्रों, जो काम जरूरी है वह जरूरी है, उसके लिए मूड कैसा? काम शुरू कर दो, मूड अपने आप बन जाए। आज से लगभग 2-3 साल पहले मैं भी पुस्तक लिखने के लिए मूड की तलाश करता था। इसी वजह से हर बुक में बहुत ज्यादा वक्त लगता था। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ मेरा ड्रामा है, नखरा है। धीरे धीरे मैंने जब भी पुस्तक लिखने की सोची तुरंत कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। यदि मन के किसी कोने में ऐसा भी लगा कि आज मूड नहीं है या छोड़ो कल लिख लूंगा, तो उस वाक्य को तुरंत मैंने दिमाग से झटक दिया। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ गई कि अब जब भी मैं पेन लेकर बैठता हूं तो अपने आप विचार मेरे दिमाग में आने लग जाते हैं। अब मुझे ना तो मूड की कोई दरकार बची है, ना ही ऐसा कोई ड्रामा करने की इच्छा बची। कुछ लोगों के मुंह से, या कह लो कि बहुत सारे लोगों के मुंह से हम यह लाइनें भी सुनते हैं, हमारा तो भाग्य खराब है, हमारा लक ठीक नहीं है। अरे भाग्य नाम की कोई चीज इस दुनिया में है या नहीं, इस सदियों पुराने विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत, पूरी बुद्धि से सही दिशा में काम कर रहे हैं और फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही। अधिकांश लोग जो असफल हैं वो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहानेबाजी बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पूरी लगन से अपना काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जिनकी दिशा गलत है। मित्रों, यदि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको ऊंचाई उतनी ना मिले, लेकिन एक बात तय है कि आप असफल तो बिल्कुल नहीं होंगे। भाग्यवादी लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाग्य चाहे अच्छा हो या बुरा, मेहनत तो दोनों स्थिति में करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि भाग्य अच्छा है और आपने मेहनत चालू रखी तो आपको डबल सफलता मिलेगी, और भाग्य यदि खराब है और आपने मेहनत चालू रखी तो आपकी असफलता का प्रतिशत कम हो जाएगा। किसी भी सूरत में मेहनत का महत्व कम नहीं होता। डटना तो हर हाल में होगा, जुटना तो हर हाल में होगा। इसलिए मैं आपसे सीधी सीधी और खरी खरी बात कहता हूं कि बैठकर रोने की बजाय, किस्मत चमकने का इंतजार करने की बजाय, ज्योतिषियों का चक्कर लगाने की बजाय, हवन पूजा पाठ और कर्मकांड कराने की बजाय, उंगलियों में अलग अलग रंगों के पत्थर पहनने की बजाय उठिए, बाहर निकलिए, पसीना बहाइए, पूरी ताकत और समर्पण से अपने कार्य में जुट जाइए। भाग्य को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे अपने आप भाग्य और परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लग जाएगी। यदि आप बार बार अपनी भाषा में यह भाग्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि आप बहानेबाजी कर रहे हैं और अपने भविष्य को धोखा दे रहे हैं। ढेर सारे लोगों के मुंह से यह लाइन भी सुनने में आती है, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। कुछ लोगों को जब भी जिम्मेदारी का काम बतलाया जाता है वो तुरंत कहते हैं तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज व्यस्त हूं। खास बात यह है दोस्तों कि ऐसे लोगों का कल कभी नहीं आता। ऐसे लोगों को काम सौंपने के पहले ही हमारे मन में शंका पैदा हो जाती है कि यह काम होगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि ये काम करने में असमर्थ होते हैं या अयोग्य होते हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सा ढीलापन होता है। ऐसे लोग बिस्तर पर लेटकर टीवी देखते हुए, मोबाइल पर बात करते हुए या गेम खेलते हुए सारा दिन निकाल देंगे, लेकिन जब आप उनसे कार्य की प्रगति के बारे में पूछेंगे तो वे कहेंगे कि आज नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं कर पाए, इसके बारे में कोई ठोस जवाब नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर आपको कोई पश्चाताप का भाव ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहाने भी बहुत स्मार्टली बनाते हैं। हैरानी और अचरज की बात तो यह है कि ऐसे बिजी विदाउट वर्क लोगों की वजह से दुनिया भरी पड़ी है, और ये सारे योग्य लोग अपनी इन्हीं आदतों की वजह से, इसी भाषा की वजह से अयोग्य होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ
काम याद न रख पाने के कारण रात दिन दूसरों की डांट सुनते हैं। यदि आपकी भी ऐसी आदतें हैं तो संभल जाइए। आज ही बैठिए, शांति से अपनी बोली और सोच पर गौर कीजिए। क्या आप भी इन 5 वाक्यों में से किसी का काफी प्रयोग करते हैं? क्या इनमें से भी कुछ आदतों ने आपको जकड़ रखा है? यदि जकड़ रखा है तो तुरंत आज और अभी इन वाक्यों को छोड़ने का निर्णय लीजिए। इन आदतों को छोड़ने का निर्णय लीजिए और फिर से मत टालना कि अगले हफ्ते से छोड़ दूंगा या 1 महीने में छोड़ दूंगा, क्योंकि मित्रों, किसी भी शुभ कार्य के लिए कोई मुहूर्त खराब नहीं होता और हर वो दिन शुभ होता है जब इंसान कुछ अच्छा करने की ठान ले और अच्छा करने के लिए निकल पड़े। जब मैं सीडी को रिकॉर्ड कर रहा था, उस वक्त मेरी टीम के एक एसोसिएट मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने मुझसे एक लाइन कही कि सर, जिस तरह से कंप्यूटर में एंटी वायरस सीडी होता है, उसी तरीके से आप इसको एंटी बहाना सीडी का नाम दे दो, क्योंकि आपने इस पूरी सीडी में बहाना बनाने वालों पर जमकर प्रहार किया। मैं ये बात दिल से कहता हूं कि व्यक्तित्व की यदि कोई सबसे बड़ी बीमारी है तो वो बहानाइटिस है, एक्सक्यूजाइटिस है। और इसी बीमारी के कारण बहुत से काबिल लोग अपनी योग्यताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरे अनुसार जब भी कोई इंसान बहाना बनाता है तो उसे खुद पे शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और को नहीं वरन खुद को धोखा दे रहा है। अक्सर लोग बहानों से विफलताओं को ढक कर रखते हैं, मजबूत तर्क बनाकर पेश करते हैं जिससे साबित हो सके कि दूसरों के मुकाबले उनके सामने ज्यादा मुश्किलें थी। यदि वाकई में आप सपनों को पाना चाहते हैं, मंजिलों को छूना चाहते हैं, अपनी सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आपको ये बहाने छोड़ने होंगे। क्या आपको भी लगता है कि आपकी दुनिया दूसरे लोगों की दुनिया से ज्यादा कठिन है? तो मैं अगले 10-15 लोगों के उदाहरण आपके सामने देना जा रहा हूं, जिनके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आपके सारे बहाने खोखले हैं और उनमें कोई दम नहीं है। आपका शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले आपके बहानों का अंतिम संस्कार करना जरूरी है, जो कि मैं करने जा रहा हूं। मैं ऐसे ऐसे नाम आपके सामने बताऊंगा जिनके सामने आपसे ज्यादा तकलीफें थी, जिनका जीवन आपसे ज्यादा कठिन था और जिनके सामने आपसे ज्यादा मुश्किलें थी, फिर भी उन्होंने सिर्फ एक अच्छा काम किया। कोई बहाना बनाने की बजाय डटे रहे, जुटे रहे, लड़ते रहे, पूरी ताकत से, पूरी योग्यता से, बिना कोई बहाना बनाए। और इसीलिए वो आज शिखर पे हैं और इसीलिए वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि इस वक्त मैं यहां इस सीडी में उनके नाम की चर्चा कर रहा हूं। कुछ लोग एक बहाना बनाते हैं कि हमें उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। मित्रों, उचित शिक्षा लेने का अवसर फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन धीरू भाई अंबानी को भी नहीं मिला था। फिर भी इन लोगों ने अथाह और अपार सफलता अर्जित की। कुछ लोग कहते हैं बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था, उसके बाद मैं लगातार घर संभालने की जिम्मेदारी में डट गया। मित्रों, प्रख्यात संगीतकार ए.आर. रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में हो गया था। मेरे स्वयं के पिता का देहांत भी बचपन में हो गया था। लेकिन हम में से कोई भी इन बहानों का सहारा नहीं लेता। कुछ लोग यह भी बहाना बनाते हैं कि मैं अत्यंत गरीब घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझे मौके नहीं मिले। कैसी बात कर रहे हो आप? देश के अधिकांश सफल लोग गरीब घरों में ही पैदा हुए थे। किसी और का नाम न लें तो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इतने गरीब घर में पैदा हुए थे कि उनकी शिक्षा का खर्च भी दूसरे लोगों ने वहन किया था। कौन सा बहाना बनाएंगे आप? कौन सा बहाना बनाएंगे आप? मैं आपके सारे बहानों की सर्जरी कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं बचपन से लगातार अस्वस्थ रहता था। अरे, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मेटलिन भी बचपन से बहरी थी और अस्वस्थ थी। कुछ कहते हैं कि मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजारी। तो आप सुन लीजिए कि निरमा के करसन भाई पटेल, जो आज करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उन्होंने भी साइकिल पे निरमा बेचते हुए आधी जिंदगी गुजारी। कुछ लोग कहते हैं कि एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई। तो आप जान लीजिए कि प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन के पैर भी नकली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बचपन से मेरी बुद्धि तेज नहीं थी। अरे, आप यह जान लो कि थॉमस एल्वा एडिसन को बचपन में उनकी स्कूल से मंद बुद्धि होने के कारण निकाल दिया गया था और उस मंद बुद्धि व्यक्ति ने 40 से ज्यादा आविष्कार किए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतनी बार हार चुका हूं कि अब हिम्मत नहीं बची।
अब्राहम लिंकन का उदाहरण याद करो। 15 बार चुनाव हारने के बाद वह व्यक्ति राष्ट्रपति बना और इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित कर दिया। कुछ लोग कहते हैं मुझे ठीक से इंग्लिश नहीं आती। अरे आज के राजनेता लालू यादव को भी ठीक से इंग्लिश नहीं आती, वो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड वाले लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। यहां तक कि उन्होंने पहला गाना भी इसलिए गाया था क्योंकि उस दिन उनके घर में पैसों की सख्त जरूरत थी। कुछ लोग कहते हैं मेरी लंबाई बहुत कम है, तो देश के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई बहुत कम है। कुछ लोग कहते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मुझे मेरे मन की राह नहीं मिली, मैं व्यापारी बन गया। डेल कार्नेगी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसी बेस्ट सेलर किताब लिखी है। वो फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन वो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रख्यात लेखक बन गए। कौन सा बहाना बनाओगे आप? कैसा बहाना बनाओगे आप? मैं आपके हर बहाने की सर्जरी करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं अत्यधिक मोटा हूं, इस वजह से मुझे शर्म आती है। अरे मोटे हो तो मोटापा कम करो। अदनान सामी को देखो, इतना मोटा व्यक्ति था तब भी वो बहुत अच्छा गायक था, और उसने एक दिन निर्णय ले लिया कि मुझे मोटापा कम करना है, तो उसने ऐतिहासिक रूप से अपना वजन कम करके दुनिया को दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय हो तो सब कुछ संभव है। कुछ लोग कहते हैं मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूं, क्या हो पाएगा? अरे धीरू भाई अंबानी, नारायण मूर्ति, ये सारे लोग छोटी छोटी नौकरियां करते थे। कोई कहता है मेरी कंपनी, मेरा व्यापार एक बार दिवालिया हो चुका है, अब मुझ पे कौन भरोसा करेगा? तो आप जान लीजिए कि जिस पेप्सी को आप बड़े चाव से स्वाद लेकर पीते हैं, वह दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय निर्माता कंपनी पेप्सी कोला 2 बार दिवालिया हो चुकी। कुछ लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में जा चुका हूं, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। तो आप जान लीजिए कि डिज्नीलैंड बनाने के पहले वॉल्ट डिज्नी का भी 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। कुछ लोग उम्र का बहाना बनाते हैं, उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो आप यह जान लीजिए कि विश्व प्रसिद्ध केंटकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में पहला रेस्टोरेंट खोला था, और उस दुनिया में उनके पास रेस्टोरेंट की श्रृंखला है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी उम्र कम है, तो आप सानिया मिर्जा को देखिए, इतनी कम उम्र में दुनिया के शीर्ष टेनिस खिलाड़ियों में आज उनका नाम शुमार है। कौन सा बहाना बनाएंगे आप? कुछ लोग कहते हैं मेरे पास एक बहुत ही बहुमूल्य आइडिया है, लेकिन जहां भी जाता हूं कोई मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता, मैं हताश हूं, निराश हूं। आप जान लीजिए कि जेरोक्स की फोटोकॉपी मशीन के आइडिया को भी पहले ढेरों कंपनियों ने अस्वीकार किया था, और परिणाम हमारे सामने है। आज हर गली में, हर ऑफिस में एक फोटोकॉपी मशीन है, और वो आज किसी भी ऑफिस के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक। कुछ लोग कहते हैं कि मैं काम शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास काम शुरू करने के लिए भी धन नहीं है। मित्रों, ये कोरा बहाना है, क्योंकि इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी काम शुरू करने के लिए धन नहीं था। और यदि इस सीडी में समय की पाबंदी नहीं होती तो मैं आपको 10,000 नाम ऐसे बताता जिनके पास काम शुरू करने के लिए धन नहीं था, और जो आज करोड़ों अरबों रुपयों के मालिक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ढेर सारी बीमारियां हैं, कैसा बहाना बनाते हैं? अरे वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख मिस्टर रिचर्ड ब्रेंसन को आंखों की कमजोरी है, डिस्लेक्सिक है। लेखक वेद प्रकाश मेहता की दोनों आंख नहीं है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे। यहां तक कि स्वर्ण पदक विजेता विल्मा रुडोल्फ को पोलियो था। मित्रों, आप जितने भी बहाने सोच सकते हैं, मैं उनसे ज्यादा नाम आपको बता सकता हूं जिन्होंने उन मुश्किलों का हल ढूंढा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा इन महानायकों के अंदर थी, जिनके नाम आप ले रहे हैं डॉक्टर पाटनी, वही प्रतिभा हमारे अंदर भी हो। तो मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि यह भी जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा आपके अंदर है वो इन महानायकों के अंदर हो। आप किसी और गुण के बल पर महारथी साबित हो सकते हैं। मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि हर वह व्यक्ति सफल हो सकता है जो हार के लिए तैयार हो और सही दिशा में डट कर जुट जाए। हां, सफलता का प्रतिशत अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह तय है कि असफलता हाथ नहीं लगेगी। और हां, इस सफलता की शुरुआत किसी बहाने से नहीं हो सकती।
उसके लिए एक दमदार प्रयास की जरूरत है, लेकिन ये बहाने आपके सपनों की अर्थी जरूर निकाल सकते हैं। इसलिए अगली बार काम से जी चुराने के पहले, असफलता के डर से काम छोड़ने के पहले, जिम्मेदारियों से भागने के पहले यह जरूर सोच लेना कि आप किसका अहित कर रहे हैं, क्योंकि मित्रों, जीवन में आपने क्या खोया और क्या पाया, इसकी सिर्फ आपकी और आपकी जिम्मेदारी है। एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आप सोच रहे हैं कि कल कुछ खास हो जाएगा, भविष्य में कुछ जरूर कर लूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भविष्य का आविष्कार नहीं होता। हर रोज जो आप करते हो उसी से भविष्य का निर्माण होता है। आप हर रोज जो मेहनत कर रहे हो वह भी भविष्य में तब्दील हो रहा है, और आप हर रोज जो बहानेबाजी करके दिन गंवा रहे हो वह भी भविष्य में तब्दील हो रहा है। आपको चुनना होगा आप कैसा भविष्य चाहते हैं। एक कड़वी सी बात कहना चाहता हूं कि कल यदि आपके माता पिता आपके जैसी संतान होने पर अफसोस करें, कल यदि आपकी पत्नी आपके जैसा पति पाने पर अफसोस करे, और कल यदि आपका बच्चा आपको पिता कहने में अफसोस करे, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। आज आप जहां भी हैं, कल आप जहां भी होंगे, इसके लिए आप किसी भी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए आज, अभी और यहीं अपने सारे बहानों का अंतिम संस्कार कर दीजिए, अपने सारे नकारात्मक वाक्यों का अंतिम संस्कार कर दीजिए, और देखिए कल की सुनहरी सुबह एक बार फिर आपके लिए खुशियों के नए पैगाम लेकर आएगी। और अचानक ही आप देखेंगे कि भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। अचानक ही आप देखेंगे कि ऊपर वाले का आशीर्वाद भी आपको हर पल मिलने लगेगा। एक गांव में एक बार बहुत भारी बाढ़ आ जाती है। धीरे धीरे सारा गांव उस बाढ़ में डूबना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति का घर उस बाढ़ में डूबने लगता है, जो कि ईश्वरवादी था, ईश्वर में बहुत ज्यादा आस्था रखता था। पानी धीरे धीरे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आता है और छत तक पहुंच जाता है। वो व्यक्ति दौड़कर छत पर चला जाता है अपनी जान बचाने के लिए। धीरे धीरे पानी छत में भरने लगता है। इतने में वहां एक नाव आती है और वो लोग उससे कहते हैं कि इस नाव में आ जाओ, जान बच जाएगी। वह व्यक्ति जवाब देता है, अरे मुझे नाव की कोई जरूरत नहीं, मेरी तो जान भगवान बचाएंगे, मैं उनका बड़ा प्रिय बंदा हूं। वह नाव आगे निकल जाती है। धीरे धीरे पानी और भरने लगता है। इतने में एक और नाव आती है। वो व्यक्ति कमर तक पानी में डूब चुका होता है। उस नाव से लोग फिर चिल्लाते हैं, अरे इस नाव में आ जाओ, कुछ ही मिनटों के भीतर तुम पानी में डूब जाओगे, तुम्हारी जान चली जाएगी। वो व्यक्ति फिर से वही जवाब देता है कि अरे मुझे तुम्हारी नाव की कोई जरूरत नहीं, मैं उस भगवान का प्रिय बंदा हूं, वही मेरी जान बचाएंगे। यह सुनकर वो लोग हंसते हैं और वो नाव भी आगे चली जाती है। पानी उस व्यक्ति की गर्दन तक आ चुका होता है। इतने में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है। उस हेलीकॉप्टर से सैनिक रस्सी फेंकते हैं। उस आदमी को चिल्लाते हैं, इस रस्सी को पकड़ो और ऊपर हेलीकॉप्टर में आ जाओ। वह मूर्ख फिर से जवाब देता है कि मुझे तुम्हारे हेलीकॉप्टर की कोई जरूरत नहीं, मेरी रक्षा करने के लिए तो खुद भगवान बैठे हैं। और कुछ ही मिनटों के बाद पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। वह व्यक्ति ईश्वर के दरबार में पहुंचता है, स्वर्ग लोक में पहुंचता है, भगवान के सामने बड़ा झल्लाया हुआ, फनफनाया हुआ भगवान से कहता है, हे भगवान, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने सारा जीवन हर पल पूरी ईमानदारी से तुम्हारी आराधना की, और जब मैंने पहली बार कुछ मांगा मैं मरने वाला था, लेकिन तुमने मेरी जान नहीं बचाई। भगवान, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरे घर जो 2 नाव और 1 हेलीकॉप्टर आया था वो मैंने ही भेजा था। मैं बहुत सारे अलग अलग रूप में तुझको बचाना चाहता था, लेकिन यदि तू ही नहीं बचना चाहेगा, आलस्य करके बैठा रहेगा, ठंडा होकर बैठा रहेगा, तो फिर मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने तुझे 3 बार बचने के रास्ते दिए, लेकिन तू स्वयं बचने के लिए कर्म नहीं करेगा तो मैं भी तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। यह सच जान ले। तो मित्रों, सार यह है कि ऊपर वाला भी कर्म वीरों की मदद करता है। यदि आप हाथ पर हाथ रखकर भाग्य के भरोसे अपने घर पर बैठे हैं तो उठ जाइए, बाहर निकल आइए,
जैसे ही आप मेहनत शुरू करना शुरू करेंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। वैसे ही आप देखेंगे कि ईश्वर की सत्ता की कोई अदृश्य शक्ति अचानक ही आपकी मदद को दौड़ पड़ेगी और आपके राह में आने वाली मुश्किलें कम होती चली जाएगी, संकटों के बादल छटने लगेंगे।